सो हे गाइस, मैं आपसे वेलकम करता हूँ आरएस प्ले सुपर की एक और न्यू वीडियो में। मुझे यहाँ पर ऑलमोस्ट पूरी एनिमे एंड मांगा कम्युनिटी को ये पता है कि ओडा सेंसेई एक बहुत ही क्रिएटिव राइटर है, और हो भी क्यों ना। ऑलमोस्ट 1100 चैप्टर की जो इतनी बड़ी स्टोरी उन्होंने लिखी है वो अपने आप में एक क्रिएटिव मास्टरपीस है। फिर चाहे हम वन पीस के यूनिक वर्ल्ड्स की बात करें या फिर वन पीस के डाइवर्स कैरेक्टर्स की, लेकिन हर क्रिएटिव इंसान के पीछे इस दुनिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। और ठीक उसी तरह से ओडा सेंसेई भी बहुत सारी चीजों से इंस्पायर्ड है, इंक्लूडिंग रियल वर्ल्ड पायरेट्स। जी आपको ये जान के हैरानी होगी कि काफी सारे पायरेट्स एक्चुअली में रियल वर्ल्ड पायरेट से इंस्पायर्ड हैं। इवन अपना ब्लैक बियर्ड और व्हाइट बियर्ड भी। जो हमारा रियल ब्लैक बियर्ड पायरेट था ना, एक टाइम पे उससे पूरी दुनिया खौफ में थी। मेरे ख्याल से अब तुम लोग के अंदर आग लग चुकी है जानने के लिए कि आखिर कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली में रियल वर्ल्ड पायरेट से इंस्पायर्ड थे। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। सो लिस्ट को स्टार्ट करते ही सबसे पहले नंबर 10 पे आता है लोलो नोआ जोरो। अभी मैंने इसको लोलो नोआ क्यों बोला ये आपको आगे पता चलेगा। तो पायरेट हंटर जोरो, इसको आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। ये स्वॉर्ड्समैन है हमारे स्ट्रॉ हैट पायरेट्स का, और ये फर्स्ट मेंबर एंड फर्स्ट मेट भी है लूफी के क्रू का। इसकी करंट बाउंटी 1 बिलियन से भी ज्यादा है, एंड इवन ये फर्स्ट जनरेशन का भी मेंबर है। अगर मैं तुम लोगों से बोलूं कि शैंक्स के बाद लोग सबसे अधिक किसको पसंद करते हैं, तो उसमें काफी सारे लोगों का आंसर जोरो होगा। जोरो अपने यूनिक और हार्ड कैरेक्टर की वजह से बहुत सारे लोगों को पसंद आता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है ये रूथलेस पायरेट हंटर एक्चुअली में एक रियल लाइफ पायरेट से इंस्पायर्ड है। सो बहुत समय पहले यानी कि 17th सेंचुरी के ऑलमोस्ट एंडिंग में एक फ्रेंच पायरेट हुआ करता था जिसका नाम था जॉन डेविड। इस पायरेट को अपने टाइम का सबसे ज्यादा रूथलेस और सक्सेसफुल पायरेट माना जाता था। लेकिन इस पायरेट को एक और नाम से भी जाना जाता था, और वो था फ्रांसोइस लोलोनोइस। और यहीं से हमारे पायरेट हंटर का नाम पड़ा रोरोनोआ जोरो। अब इसका नाम जोरो क्यों पड़ा, इसका तो आज तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मुझे मिला है, अदर देन द फैक्ट कि एक मास्क ऑफ द जोरो नाम की मूवी एग्जिस्ट करती है जो कि 1998 में आई थी, बट इसकी कॉमिक बहुत पहले आ गई थी 1919 के आसपास। हो सकता हो ये वहां से लूजली इंस्पायर्ड हो। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने फ्रेंच पायरेट की यानी कि लोलोनोइस की, तो ये आदमी सच में बहुत बेरहम था। 1667 में इसने एक सिटी के ऊपर अटैक किया, और जब वो सिटी को अपने पास पा गया, जब उसको अपनी टेरिटरी बना ली, तो वहां पे जितने भी लोग रहते थे उन सभी को इतनी बुरी तरह से टॉर्चर करके मारा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसे हिडन ट्रेजर खोजना था। टॉर्चर करने में उसकी एक स्पेशल टेक्निक थी जिसमें वो लोगों को एक पोल से बांध देता था, और फिर वो धीरे धीरे उनके बॉडी का एक एक पार्ट काटते जाता था, ताकि वो लोग दर्द में आके बता दें कि आखिर अपना खजाना उन्होंने कहाँ छुपाया है। भले ही ये बंदा बहुत पावरफुल हुआ करता था, लेकिन इसकी भी जर्नी की एंड हो गई थी 1668 में। जब ये सिटी ऑफ सैन पेड्रो को लूटने जा रहा था, तो वहीं पर उस सिटी में जो रहने वाले लोग थे और वहाँ के जो फाइटर्स थे, उन्होंने इसको पकड़ लिया, और फिर इसको भी इसी तरह बांध के उसके हाथ पैर को खींच खींच के उसके शरीर से फाड़ डाला। और बताया तो ये भी जाता है कि इसके शरीर को एक्चुअली में उन्हीं लोगों ने खा भी लिया। अपने इन्हीं बेरहम तौर तरीकों की वजह से कैरेबियन सी के गोल्डन एज ऑफ पायरेट्स में इसे बहुत ही अच्छा नाम मिला हुआ है। नंबर 9 ज्वेलरी बोनी। ज्वेलरी बोनी से हम बिग ईटर के नाम से भी जानते हैं वन पीस में, और ये कैप्टन है अपने बोनी पायरेट्स की। बाकियों की तरह ये लड़की भी फर्स्ट जनरेशन का हिस्सा है, और एनिमे में आगे चलकर ये भी रिवील होता है कि ये डॉटर है एक्चुअली में बार्थोलोम्यू कुमा की, जो कि वर्ल्ड नोबल का गुलाम है। वैसे अगर तुम लोग को लग रहा है ये कोई स्पॉइलर हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं है। रेवरी वाले आर्क में ही देख के पता चल गया था कि बोनी का कुछ ना कुछ लेना देना था कुमा के साथ। खैर अगर हम बोनी की बात करें तो ये भी एक्चुअली में एक रियल लाइफ पायरेट से इंस्पायर्ड है, और इस पायरेट का नाम था एन बोनी। ये एक बहुत ही फेमस फीमेल पायरेट थी अपने टाइम की। जब बोनी 16 साल की थी तो उसने अपने पिता का घर छोड़ दिया था, और उसने एक पायरेट जिसका नाम जेम्स था उसी से शादी कर ली, और वहीं से अपनी पायरेट लाइफ कंटिन्यू की। अभी एनी का बाप तो बहुत अमीर था, और जेम्स चाहता था कि अपने ससुर की प्रॉपर्टी हड़प ले, लेकिन एनी के बाप ने उन दोनों की गांड पे लात मार के उन्हें भगा दिया। इसके बाद साल आता 1718 जिसमें एक नया गवर्नर आता है जिसका नाम होता है रॉजर। तो इस बंदे के लिए जेम्स काम करने लगता है, ये बाकी पायरेट्स की चुगली करने लगता है, और एनी को ये चीज पसंद नहीं आती है कि किस तरह से ये गिर चुका है। अब इसके पायरेट लाइफ में इसके और भी कई सारे दोस्त थे, और उन्हीं में से एक बंदे का नाम था कैलिको जैक रकहैम। पता है ये दोनों बहुत ही फेमस जगह पे मिले थे, जिसे आज के टाइम में हम बहामास बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में प्यार हो गया, लेकिन जो इसका हस्बैंड था यानी कि जॉन, वो इसको डाइवोर्स नहीं दे रहा था। उसके बाद एक और लड़की इनको ज्वाइन करती है, इसका नाम था मैरी रीड। अब ये तीनों मिलकर अपना एक पायरेट क्रू भी बनाते हैं, और ये क्रू जमाइका और उसके आसपास के एरिया में ऑपरेट करते हैं। बोनी ने इतना परेशान कर दिया था गवर्नर रॉजर को कि उसने इसको वांटेड पायरेट की लिस्ट में डाल दिया। खैर आगे चल के सभी के पकड़े जाते हैं, फिर इन्हें फांसी की सजा सुना दी जाती है, जहाँ पर ये दोनों क्लेम करते हैं कि ये प्रेग्नेंट है और प्लीज इन्हें जिंदा छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आता है कि ठीक है, जब इनका बच्चा हो जाएगा तब इन्हें फांसी दी जाएगी। यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है मैरी रीड, वो तो जेल में ही मर जाती है क्योंकि उसको फीवर हो जाता है, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। और अपने बोनी का क्या हुआ ये आज तक किसी को कुछ पता नहीं चला।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उसका बाप बहुत ज्यादा अमीर था तो किसी तरह से छुड़ा लिया, बट उसका और उसके बच्चे का आगे क्या हुआ इसके बारे में आप कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इस लेडी को एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर की तरह देखा जाता है क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीमेल हुआ करती थी और इसने हमेशा अपने फ्रीडम के लिए स्टैंड लिया है। आते हैं नंबर 8 पे। तो नंबर 8 पे हमारे पास बेलमी द हाइना। बेलमी को तो आप सभी लोग जानते हो, फॉर्मर कैप्टन ऑफ बेलमी पायरेट्स है और इसके पास डेविल फ्रूट था बाने बाने नोमी, जो इसको स्प्रिंग मैन बनने की पावर देता है। इसका फर्स्ट अपीयरेंस हमने जयाक में देखा था जहाँ पर ये विलेन तो था और उस समय इसकी बाउंटी भी 55 मिलियन बेरीज थी, बट फिर लूफी ने इसको वन पंच मैन वाला जो मारा ना, फिर तो ये पूरा गायब हो गया। बाद में हमें ड्रेसोजा आर्क में दिखा जहाँ पर ये डॉन क्योटे पायरेट्स के लिए काम कर रहा था। यहाँ पर इसकी बाउंटी इंक्रीज हो गई, 195 मिलियन पहुंच गई थी और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। ये वाला बेलेमी एक्चुअली में देख के पायरेट लग रहा था और ठीक इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बोल सकते हैं कि बेलेमी का इंस्पिरेशन ब्लैक सैमुअल बेलेमी नाम के पायरेट से लिया गया है। देखो, जो बेलेमी का अपीयरेंस एनिमे में हुआ है वो क्रूअल और एरोगेंट है, बट जो रियल बेलेमी था उसकी पर्सनैलिटी मर्सीफुल और जनरस थी, जिसकी वजह से इसका निकनेम द प्रिंस ऑफ पायरेट्स भी रखा गया था। इसके अलावा इसे वेल्थिएस्ट पायरेट इन द हिस्ट्री भी कंसिडर किया जाता है। बेलेमी अपने क्रू को बहुत ही डेमोक्रेटिक तरह से रूल करता था। उसने अपने सी लाइफ की शुरुआत एज ए मेंबर ऑफ रॉयल नेवी की थी। बाद में बेलेमी ने एक बैंड ऑफ ट्रेजर हंटर्स को ज्वाइन किया और जब उसे थोड़ी सक्सेस मिली तो उसने पायरेट बेंजामिन हॉर्नी गोल्ड का क्रू ज्वाइन कर लिया, जो कि फर्स्ट मेट था ऑफ द इनफेमस पायरेट एडवर्ड टीच, ऑल्सो नोन एज ब्लैक बियर्ड यानी कि कुरोहिगे। जब हॉर्नी गोल्ड ने इंग्लैंड शिप्स को अटैक करने से मना किया तो उसके क्रू ने बेलेमी को न्यू कैप्टन के लिए इलेक्ट किया एंड आफ्टर द हॉर्नी गोल्ड अलोंग विद टीच और बाकी के लॉयल सीलर्स ने शिप छोड़ दिया। बेलेमी अब नया कैप्टन बन चुका था। इसके बाद इन्हें बहुत ज्यादा सक्सेस मिली। उन्होंने एक साल में 50 शिप्स को लूटा। बेलेमी को अब लोग ब्लैक बेलेमी भी कहकर बुलाने लगे थे। बेलेमी के लाइफ की ग्रेटेस्ट कैप्चर थी द स्लेव शिप वाइडा, जो कि बहुत ज्यादा लोडेड शिप थी। बेलेमी ने डिसाइड किया कि वो इस शिप को रखेगा अपने लिए। इसके बाद जब वो अपनी सी लाइफ कंटिन्यू कर रहा था, एक दिन एक बहुत बड़े तूफान ने उसके शिप को हिट किया, जिसकी वजह से 148 लोगों में से सिर्फ 8 लोग बचे और उनमें से एक बेलेमी नहीं था, ऐसा माना जाता है। रियल लाइफ बेलेमी जिस तरह से ब्लैक बियर्ड से मिला था, ठीक उसी तरह से एनिमे में भी बेलेमी मिला था ब्लैक बियर्ड से। और ये उसी टाइम है जब ब्लैक बियर्ड को लूफी के बारे में पता चला था, जिसके बाद लूफी के चक्कर में उसने एस को पेल दिया था। और आपको क्या लगता है, क्या बेलेमी फ्यूचर में वापस से ब्लैक बियर्ड से मिलेगा? क्योंकि इस समय बेलेमी लूफी के ग्रैंड फ्लीट का हिस्सा है एंड ही हैज बिकम क्वाइट अ मैन। अब आते हैं नंबर 7 पे और नंबर 7 पर हमारे पास है आयन मेस अलविदा। अलविदा जो कि फर्स्ट पायरेट है वन पीस की और फॉर्मर कैप्टन रह चुकी है अलविदा पायरेट्स की। अभी अलविदा इतनी ज्यादा लो ग्रेड की कैरेक्टर है और अनयूज्ड कैरेक्टर है, तो आखिर ओडा सेंसेई ने इसको रियल पायरेट के नाम पर क्यों रखा? इसका रीजन ये है कि जब ओडा सेंसेई नया वन पीस बना रहे थे तो उन्होंने अलविदा को एज इंस्पिरेशन यूज किया था और इसी के साथ ये फर्स्ट विलन भी बनी वन पीस की और ये अपने आप को मोस्ट ब्यूटीफुल पायरेट ऑफ द सी मानती है, पर असली सच्चाई तो हमें पता ही है। आगे चलकर जब इसने सुबह सुबह नोमी डेविल फूड खाया तो ये बंदी हुस्न की परी बन गई। ये इतनी चिकनी हो गई कि इसको छूने से पहले ही हर कोई फिसल जाता है। ये इसी का शिप था जिस पर पहली बार लूफी कोबी से मिला था। और सबसे ज्यादा मजे की बात तो ये है कि इस पायरेट का भी इंस्पिरेशन एक रियल लाइफ पायरेट से है जिसका नाम है अलविदा, बस यहाँ पर स्पेलिंग में वी की जगह डब्ल्यू है। अभी ये वाली जो पायरेट थी वो एक डैनिश प्रिंसेस थी, मतलब वो डेनमार्क में प्रिंसेस थी, जो आगे चलकर एक फेमस पायरेट बनती है क्योंकि अलविदा ने अपने बाप के पसंद के लड़के के साथ शादी नहीं की। से नो टू अरेंज मैरिज। इसकी शादी एक्चुअली में डेनमार्क के एक और राजकुमार जिसका नाम अल्फ था उसी के साथ में सेट की गई थी, लेकिन वो शादी से बचने के लिए घर से भाग गई थी। इसके बाद इसने कई सारे औरतों के साथ मिलकर अपना एक पायरेट ग्रुप बनाया और सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात ये थी कि इसके शिप पे जितनी भी फीमेल मेंबर्स थी वो सभी के सभी मर्दों की तरह ड्रेस करती थी। कुछ समय के बाद अलविदा एक क्रू से मिली जिन्होंने अपना कैप्टन रिसेंटली खो दिया था, तो क्रू ने अलविदा को नया कैप्टन इलेक्ट कर लिया और अपने न्यू क्रू के साथ उसने काफी सारे रॉयल मर्चेंट शिप्स पर अटैक किया। अब जिस राजकुमार का ये दिल तोड़ के आई थी वो नेवी के साथ मिलकर अलविदा और उसके क्रू की तलाश कर रहा था। ऑफ कोर्स किस मर्द को अपनी बेइज्जती पसंद है। और एक दिन जब उसने अलविदा के शिप को ढूंढ लिया तो उसने अलविदा और उसके क्रू को डिफीट कर दिया क्योंकि अलविदा उस बंदे से इम्प्रेस हो गई एंड इसके उसने डिसाइड किया कि वो वापस से प्रिंसेस बन जाएगी और उससे शादी कर लेगी। और अभी मुझे ये पता चला कि क्योंकि ये मर्दों की तरह ड्रेस करती थी तो इसीलिए जो जिस आदमी ने इसको डिफीट किया था, यानी कि वो प्रिंस जिसने इसको डिफीट किया था, उसको पता ही नहीं था कि ये एक औरत है और ये वही है जिसने इसके प्यार को ठुकरा दिया था। तो बाद में इससे शादी कर लेती और फिर से ये दोनों किंग और क्वीन ऑफ डेनमार्क बन जाते हैं। ये स्टोरी इतनी ज्यादा मेक बिलीव लग रही है कि इस पे बिलीव करने का मन नहीं कर रहा है और ठीक ये लिखा भी हुआ विकिपीडिया पे कि ये एक लेजेंड की तरह है और इस स्टोरी की ऑथेंटिसिटी पे डिबेट चलता रहता है क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते। नंबर 6 पे आते हैं। आई थिंक ये कैरेक्टर वन ऑफ द टॉप 10 फेवरेट कैरेक्टर्स में आ सकता है, जिसका नाम है ट्रफर्गर डी वाटरलॉ। ये कैप्टन है हार्ड पायरेट्स का और ये बंदा एक फॉर्मर वॉरलॉर्ड भी रह चुका है। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता है और जैसा कि आप लोग को ये भी पता होगा कि इसका डेविल फ्रूट वन ऑफ द मोस्ट ओपी डेविल फ्रूट है पूरे वन पीस यूनिवर्स का। अभी रिसेंटली इसने किड के साथ मिलकर बिग मॉम को हरा दिया और जो हमने एपिसोड देखा वो तो एकदम
चुम्मा था, मजा आ गया। वानो आग के बाद इसकी बाउंटी भी स्काई रॉकेट कर गई और इस समय इसकी करंट बाउंटी 3 बिलियन बेरीज है, क्योंकि लिटरली इसने एक योंगो को फाइट दी है और उसको ऑलमोस्ट डिफीट भी कर दिया है। ऑलमोस्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिग मॉम की डेथ अभी कंफर्म नहीं है। लेकिन आखिर इस कैरेक्टर के पीछे का राज क्या है? तो ट्रफल्गर लॉ का भी नाम एक रियल लाइफ पायरेट से लिया गया था जिसका नाम था एडवर्ड लॉ, और ये 18th सेंचुरी में गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में एग्जिस्ट किया करता था। और पता है इसके फर्स्ट नेम का इंस्पिरेशन कहाँ से लिया गया? एक बुक है जिसका नाम है बैटल ऑफ ट्रफल्गर, वहीं से इसको नाम दिया गया ट्रफल्गर डी वाटरलॉ। अब गोल्डन एज ऑफ पायरेसी में फेमस होने के लिए आपको बहुत बड़े बड़े कांड करने पड़ते हैं, तो एडवर्ड लॉ भी उन्हीं में से एक था। वो बहुत ज्यादा फेमस था कि वो किस तरह से अपने एनिमीज को बहुत ही बुरी तरीके से मारता था। वो उनके शरीर से अंग अलग अलग कर देता था, उनका सर धड़ से अलग कर देता था, और इवन वो अपने एनिमीज की अंतड़ियां भी बाहर निकाल देता था। और इसके बाद भी वो अपने जिंदा एनिमीज को जानवरों को खिला देता था। कहीं कहीं सुनने में ये भी आया कि वो उन्हें जिंदा जला भी देता था। हम ये कह सकते हैं कि ये आदमी एक बहुत ही रूथलेस टाइप का आदमी हुआ करता था। लेकिन यहाँ से एक और चीज निकल के आती है कि ये भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन था लॉ के डेविल फ्रूट का। जब लॉ अपना डेविल फ्रूट यूज करता है तो वो भी अपने रूम के अंदर जो भी रहता है उसके पूरे बॉडी को कहीं से भी काट सकता है, जो कि देखने में बहुत क्रूअल लगता है। अभी हमने एनिमे में उसको इस तरह से देखा है कि कोई मरता नहीं है और उसको क्रिएटिवली यूज किया जाता है, किसी का खून नहीं बहता है, बट एक्चुअली में ये बहुत क्रूअल लगता है अगर रियल वर्ल्ड में देखा जाए तो। जो हमारा रियल लाइफ पायरेट था एडवर्ड लॉ, वो औरतों और शादीशुदा आदमियों को नहीं मारता था, क्योंकि इसने अपनी वाइफ को खो दिया था जब वो अपने बेबी को पैदा कर रही थी, जिसकी वजह से वो हमेशा पूरी जिंदगी दुखी रहा। तो इस पायरेट से बचने के लिए आपको एक्चुअली में शादी करनी जरूरी थी। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। बाद में चल के इसने अपने क्रू को एक इवेंट में गवा दी जिसे द कैप्चर ऑफ फैंसी भी कहते हैं, जब इसने एक एक्चुअली में रॉयल नेवी के शिप पर अटैक कर दिया जो कि बहुत ज्यादा हेविली गार्डेड था और ये इसे कोई और शिप समझ बैठा था। इस बैटल के बाद लॉ की एक शिप जा चुकी थी और उसके 43 मेन को भी कैप्चर कर लिया गया था और उन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। इसमें इसका फर्स्ट मेट भी था। इसके बाद भी इसने अपने पायरेट लाइफ को कंटिन्यू किया और फिर धीरे से इसकी कभी मौत हो गई। कुछ लोग बोलते हैं कि ये डूब गया और कुछ लोग बोलते हैं कि इसको पकड़ लिया गया था और इसको भी फांसी की सजा दे दी गई। तो यहाँ से पता चलता है कि रियल वर्ल्ड में पायरेट्स कभी योंकोस को डिफीट नहीं करने जाते।